the Shadi Mubarak scheme. It was a representation made by the MIM, which the Honorable Chief Minister Saab had accepted. और इस मैं ये कहना चाहता हूं कि शादी मुबारक से काफ़ी मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, गरीब बच्चियों की शादियां हो रही हैं। न सिर्फ शादी मुबारक, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अनीसुल गुरबा के लिए ज़मीन दी चीफ मिनिस्टर साहब ने, और न सिर्फ अनीसुल गुरबा को ज़मीन दिया बल्कि उसकी तामीर के लिए फ़ंड्स जारी किए। लेकिन तामीर आधी होकर आज आधी पर रुकी हुई है, और भी पैसा देना है, और मुझे यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूर रिलीज़ करेंगे और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तेलंगाना इस्लामिक सेंटर के लिए हमने मुतालबा किया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको भी कबूल किया। फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए भी हमने मुतालबा किया था मजलिस की जानिब से ऐवान में खड़े होकर, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको भी कबूल किया। हम उसके लिए भी बार बार उनका शुक्रिया अदा करते रहे हैं और करेंगे कि काफ़ी मुस्लिम बच्चे आज बाहर जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब हम ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो हमने बार बार मुतालबा किया था कि ओवरसीज स्कॉलरशिप में जामे निज़ामिया की डिग्रीज़ को भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज़ किया गया है। जब आप उन डिग्रीज़ को रिकग्नाइज़ करे हैं तो मास्टर्स करने के लिए अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मक्का, यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना या फिर जामे अजहर में अगर जाना चाहते हैं तो उनको भी उसमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको भी सिलेक्शन देना चाहिए। लेकिन आज तक वो चीज़ पर अमल नहीं किया गया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जब हमारे कई मुतालबात को हुकूमत की जानिब से कबूल किया गया था तो उसमें एक बहुत बड़ा मुतालबा हमने हमारी पार्टी की जानिब से मैंने इस ऐवान में किया था कि मुसलमानों की पसमानदगी को देखते हुए मुसलमानों को SC और ST के बराबर उनको मराद देनी चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद SCs एंड STs। जब सारे आदाद व शुमार पेश करने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में खड़े होकर कहा, ऐलान किया कि हाँ, मुसलमानों को भी SC STs के बराबर जितने भी मराद हैं वो दिए जाएंगे। नॉन स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन आज भी वो मराद, वो बेनिफिट्स पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, बिल्कुल ही कम दिए जा रहे हैं। और फिर मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने स्कॉलरशिप को सैचुरेशन तक लाया और जारी किया, लेकिन उसके बाद भी कई मसाइल आज जूं के तू पड़े हैं। मैं ये भी कहूँगा कि वक्फ बोर्ड की तश्कील देनी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मियाद ख़त्म हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, 3 से 4 महीने वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए होते हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद MLAs की भी और MLAs और MLCs का भी एक नुमाइंदा वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, लेकिन आज तक भी वो नुमाइंदा वक्फ बोर्ड में नहीं है। MPs की जानिब से भी एक नुमाइंदा होना है वक्फ बोर्ड में, लेकिन आज भी वक्फ बोर्ड में वो नुमाइंदा नहीं है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि वक्फ बोर्ड इज़ कमिंग टू एन एंड इन February 2022। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए जो भी ड्यू प्रोसेस है उसका आगाज़ करें और वक्फ बोर्ड की तश्कील का काम को आगे बढ़ाएं। सर, before I speak about the specific institutions functioning under the Minorities Welfare Department and schemes being implemented by them, I would like to discuss about the budgetary allocation releases and actual income incurred by Minority Welfare Department in last 7 financial years, sir. Sir, before going into that, sir, Honorable Speaker, sir, I would like to bring to your kind notice what is the state of real minorities, sir. When I say the state of minorities, sir, earlier also in the year 2017, 8/11/2017, a short discussion on minority welfare programs had happened, and then, sir, in that discussion, a note was given on minority welfare department, sir. ये 2017 में
माइनॉरिटी वेलफेयर पे डिस्कशन हुआ था तो एक नोट दिया गया, और आज माइनॉरिटी वेलफेयर पर डिस्कशन हो रहा है तो भी एक बहुत बड़ा नोट दिया गया। जब एक 6, 8, 10 पेजेस का दिया गया था, अब करीब 14 पेजेस का पूरा डिटेल दिया गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपकी तवज्जो अहम पॉइंट पर लाना चाहता हूं सर। जब 2017 में डिस्कशन हुआ और इस ऐवान में जो पेपर ले किए गए और जिसकी बुनियाद पर मुबाहस हुआ, डिस्कशन हुआ, उसमें तफसीलात दी गई और तफसीलात में काफी स्कीम्स के बारे में दिया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, पोस्ट मैट्रिक में फॉर द ईयर 2014 and 15 रिलीज इज 40.68 crores, expenditure is 40.68 crores, number of beneficiaries 1,13,200, 1,13,200, and the note tabled today says for the same year 2014 and 15 number of applications यहां पे बोलते हैं 1,02,873। तो सवाल यह है सर कि ये नोट में एक फिगर्स देते हैं और ये नोट में अलग फिगर आता है। अब हम आते हैं 2015 और 16 में, आज की नोट में कहा गया है कि 96,138 टोटल एक्सपेंडिचर पूरा, फिर दे रहे हैं एक फिगर, और जब हम ये यहां देखते हैं तो इधर एक फिगर है, अमाउंट देखते हैं तो अलग है। शादी मुबारक के बारे में 2017 में जो तफसीलात दिए गए हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं कि 29,27 लाख का हुआ, और जब हम आकर यहां पर देखते हैं शादी मुबारक के ताल्लुक से तो यहां पे एक्सपेंडिचर देते हैं 27,75 लाख 2014 और 15 में। 15 और 16 में भी हम देखते हैं तो वो भी फिगर गलत। सर, द रीजन फॉर मी टू पॉइंट आउट दिस इज दैट कि ये हाल है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि एक वक्त एक फिगर देते हैं और एक वक्त एक फिगर देते हैं। कौन सा फिगर हम माने? सर, आई एम ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। Details given in public account committee when a CAG is also there present is something different, and under RTI I have sought an information that is again something different. So now, sir, honorable speaker, sir, my only question to you, honorable speaker, sir, I am not questioning you, sir, only I have no right to question the chair, I will never question the chair, sir. But the only thing which I want to know, which are the figures which I should believe and which are the figures that I should debate on. Shall I go on the old figures given, or shall I discuss on the new figures given? Shall I discuss on the figures and amount mentioned in the Public Accounts Committee, or shall I discuss on the figures given in RTI? This is a very sad state, sir. बड़ा अफसोस होता है मुझे कि हम इतनी मेहनत करके तैयारी करके आते हैं। क्या ओहदेदारों को इस बात का एहसास नहीं कि यह ऐवान असेंबली है, कानून बनाने का इरादा है, यहां पे इदारा है ये जहां पे कानून बनता है। जिम्मेदारी के साथ सही फिगर्स को दें। आप फिगर्स तक सही नहीं दे सकते हैं तो काम क्या अच्छा करेंगे आप बताइए। अगर आज मैं चीखता हूं, चिल्लाता हूं, तो मेरे चीखना दिखता है, मेरा चिल्लाना दिखता है, मेरा गुस्सा दिखकर आता है, लेकिन इन लोगों की गलतियां नहीं दिखती। बड़ा अफसोस होता है सर। यह हाल है माइनॉरिटी वेलफेयर का, यह हाल है डिपार्टमेंट का, और इससे बुरा हाल तो मुसलमानों का है। सर, however, sir, I may point out the budgetary allocation
for this departments have reduced substantially from the financial year 2019 and 20, 21 and 22. The year 2018 and 19, rupees 1,973.42 crores were allocated under scheme expenditure, but from 2019 and 20 onwards, the budgetary allocations were reduced. However, in the last 7 years, there have been a substantial shortfall in budgetary releases and actual expenditure incurred as against the budgetary allocation. The official data furnished by the Finance Department and the Minority Welfare Department, this shows that from financial year 2014 to 15 to 20 to 21, the budget estimates total rupees 9,448 crores. The budget release order, BRO, aggregated to rupees 7,773 crores, and the actual expenditure amounted to rupees 6,199 crores. अब यहां पे मिनिस्टर साहब एक फिगर देते हैं, मगर मेरा यह फिगर है कि अब तक 2014 से लेकर 2021 तक 6,199 करोड़ ही आए हैं. Honorable Speaker, sir, one question I have, and I want the government to give me a reply to that. What is the definition of BRO? When they say that के BRO has been released, BRO का एक अमाउंट होता है, एक्सपेंडिचर का एक होता है. BROs रिलीज हो जाते हैं लेकिन स्पेंड नहीं होता है पैसा. स्पेंड नहीं होता तो बच रहा कहां, जा रहा कहां, यह चीज समझ में ही नहीं आती. सर, जब मैं बात करता हूं, मेरी बात खराब दिखेगी, मेरी बात शायद हुकूमत को बुरी भी दिखेगी और उनको बुरा भी दिखेगा, लेकिन मैं अगर यहां पर खड़ा होकर अगर तनकीद कर रहा हूं तो मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं हुकूमत को बदनाम करूं, लेकिन अगर आज हम देखते हैं सर कि अब तक 6,199 करोड़, सर, up till now the total expenditure on minorities has been 6,199 crores. Sir, few days back we had a discussion on Harita Haram. Sir, the expenditure on Harita Haram was given to me, and the total expenditure from the year 2014 till 2021-22 till 24/9/2021 has been 6,555 crores. 6,555 crores. 548 crores सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुए. तो मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या हम मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का हाल पौधों से भी बदतर हो गया है? झाड़ों और पौधों से बदतर हाल हो गया है हमारा, कि झाड़ों और पौधों पर खर्च करने के लिए पैसा है हुकूमत के पास, लेकिन मुसलमानों पे जो खर्च होता है वो हरीता हरम, झाड़ों और पौधों से भी कम पैसा है. मैं अपनी तकलीफ को बयान कर रहा हूं, मैं अपने दुख को बयान कर रहा हूं कि आखिर कब तक नाइंसाफी होगी, कब तक नाइंसाफी होगी? क्यों नहीं हमको इंसाफ दिया जाता? क्यों नहीं हमको बराबर का शहरी नहीं माना जाता? क्यों नहीं हमको भी हक दिया जाता? क्यों नहीं हमको इस रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनाया जाता? क्यों नहीं हमको भी एहसास दिलाया जाता है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो? हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है स्पीकर साहब. मुसलमान इस मुल्क में, इस रियासत में दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है. हम बराबर के शहरी हैं और बराबर का हक मांग रहे हैं. और बराबर का हक मांगना क्या गुनाह है? आज ये हाल है. और हम जब आगे बढ़ते हैं सर, the actual expenditure thus works out to only 65.61% of the budgetary allocation from 2014 and 15 to 2021, and on 34.31% of allocation virtually lapsed, I would say, sir. Sir, in the current financial year 2021-22, the Minority Welfare Department incurred an expenditure of rupees 439.59 crores,
यहां पे 439 करोड़, हरिताहरम में 548 करोड़। टोटल बजटरी एलोकेशन ऑफ रुपीज 1606.39 crores, that is 27% in a 6-month period, that is April to September, sir. So moreover, the release and actual expenditure on MTF and RTF, pre and post matric scholarship and fees reimbursement overseas schemes have been constantly much lower than the budgetary allocation in the last 7 years, sir. Similarly, these releases, allocation and actual expenditure have also been lower for bank-linked subsidy scheme for minority rights from 2014 and 15 to 2020 to 2021, sir. सर, मैं जब बात करता हूं बैंक लिंक सब्सिडीज की, तो बैंक्स भी नहीं दे रहे हैं। पहले सर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीडीआरसी की एक कमेटी होती थी, डीडीआरसी की कमेटी में डिस्कशन होता था। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब, क्या बैंक के हेड्स को बुलाकर बात किए हैं कि बैंकेबल स्कीम्स में सब्सिडीज मुसलमानों को जो देना है क्या दे रहे हैं? बैंक से लोन तक नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी लोन नहीं मिलता है। तो आकर मुसलमान जाएं तो कहां जाएं? दस्तक दे तो कहां दस्तक दें? सर, फ्रॉम 2016 and 17 onward, disbursement of loan under bank linked subsidy schemes for minority has been virtually stopped. रोक दिया गया। अगर मैं गलत हूं तो मिनिस्टर साहब उठकर बोल दें कि नहीं रोका गया है, दे रहे हैं। दे रहे हैं तो कितना दिए बताइए? पुराने बातें हैं सर। सर, जो कुछ भी ऐलानात किए गए हैं, आपको मेरी बात बुरी दिखेगी, हुकूमत में बैठे मिनिस्टर्स को भी बुरी दिखेगी, लेकिन मेरी बात को इस तनाजुर में ना ले जाएं कि मैं तनकीद कर रहा हूं आपको। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के हिसाब में लीजिए कि 2014 के इंतखाबात के बाद आपने ऐलानात किए, बहुत सारे ऐलानात किए, लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद क्या एक भी ऐलान हुआ माइनॉरिटीज के लिए? क्या एक भी कोई नई स्कीम आई? क्या एक भी नया ऐलान हुआ? ऑनरेबल स्पीकर सर, you would be surprised sir. I am carrying the list. I would give it to the honorable minister sahab. Sir, in the year 2015 से लेकर 19 तक 804 GOs were issued, sir. How many, sir? 804 GOs were issued. For what? For masjid compound wall, masjid construction, graveyard construction, 800 GOs, sir. और उस वक्त द अमाउंट वॉज 210 करोड़ or समथिंग सर। अब तक सर एक भी पैसा रिलीज नहीं किया एक भी जियो पर सर। तो आपके भी एरिया में करे होंगे साहब। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, मस्जिद के लिए, खबरस्तान के लिए, दरगाह के लिए जियो दिए होंगे। क्या काम हुआ क्या बताइए? या ऐवान में बैठे टीआरएस के एमएलए से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ आप कि 800 जियोज में से कितने जियोस पर काम हुआ? बताओ आप मेरी बात पर गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए। मैं आपके लिए भी बात कर रहा हूं कि आप भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जाते हैं तो वहां के माइनॉरिटीज आपसे भी पूछते हैं, एमएलए साहब ये जियो आया, इस पे काम क्यों नहीं हुआ हमारे मस्जिद का? तो ये काम कब होगा बताइए सर। अब मैं और आगे बढ़ता हूं सर। सर, वन ऑफ द मेन रीजंस was that in 2015 and 16 more than 1.5 lakh applications were received. महमूद अली साहब है, मिनिस्टर साहब भी हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब। कब सर? 2015 और 16 में 1.5 लाख एप्लीकेशन आए थे। कई के लिए? सब्सिडी कंपोनेंट टू 80% लोन्स के लिए, 1 लाख के लिए। क्या एक भी दरखास्त को दिए साहब? एक भी दरखास्त को नहीं दिए साहब। 1.5 लाख लोगों में से क्या एक को भी दिए? नहीं दिए। तो कब देंगे बताइए? 90% एप्लीकेशन, 90% सर एप्लीकेशन आर स्टिल पेंडिंग। चलिए वो पेंडिंग है तो है, क्या नए एप्लीकेशंस बुलाए? नो फ्रेश एप्लीकेशंस हैव बीन कॉल्ड सर। इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड। दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर सर। 1.5 लाख एप्लीकेशन में से 90% नहीं दिए। 2015 में बुलाए थे सर, उसके बाद एक भी एप्लीकेशन नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? कब बुलाएंगे? कब देंगे? मैं पूछना चाहता हूं। आई मे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन
much lower than the budget allocation and BRO releases for Timris, only 54%. Shadi Mubarak honorarium to Imam and Mozens, TS Minority Christian Finance Corporation, TS Waqf Board, TS Urdu Academy, CEDM and TS Minority Study Circle, Hajj Committee, central schemes such as MSDP, Multi-Sectoral Development Program for minorities dominated mandals and towns. Sir, I once again, but at the same time, I want to congratulate and compliment our Honorable Chief Minister Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab for his initiative of establishing Telangana minority residential schools all across the state, and currently the number of residential schools under Timris is 204 and most of these schools have junior college sections also. ठीक है, जो नहीं हुआ मैं उस पर बोल रहा हूं, लेकिन जो हुआ है उस पर भी मैं तारीफ करता हूं कि ये टिमरीज का ये जो स्कूल्स का ये जो काम है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहां पे बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है. दो द रेजिडेंशियल स्कूल फॉर SC/STs हैव बीन फंक्शनिंग इन तेलंगाना फॉर मेनी इयर्स, लेकिन केसीआर साहब आने के बाद में 5 साल से ये हमारे स्कूल्स भी आगे बढ़कर आए हैं. तो एट प्रेजेंट सर the residential school for SC/ST have been, sir, at present 1.4 lakh students are enrolled in residential schools and junior colleges under Timris as against the full strength of 1,33,000, sir. So the state government has earmarked a massive outlay of rupees 650 crore for the residential schools in current financial year 2021 and 22, but the actual expenditure in the first half of the year is rupees 183.64 crore, that is 28% of total outlay, sir. Most of the residential schools for SC/STs are functioning in their own buildings. As many as 182 minority residential schools are functioning in rental premises, and 22 residential schools have their own premises, and the annual outlay of rent is around 60 crores, sir. Sir, during the discussion on demands in the budget session, I have been demanding the buildings for minority residential schools to be constructed in government or Waqf lands. I want to know, क्या हुआ है? Waqf lands लीजिए, schools को बनाइए, buildings को बनाइए. I had also suggested that the central finance assistance can be secured from the Ministry of Minority Affairs for construction of buildings as minority residential schools in the state. I am told that the works are in progress for construction of buildings of 13 minority residential schools with assistance of 140 crores under multi-sectoral development program MSDP, and 10 school buildings have been sanctioned under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram of the Union Ministry of Minority Affairs. So the government is yet to start the work on construction of buildings for the remaining minority residential schools. Sir, at the same time, जब मैं कह रहा हूं कि किराए के बिल्डिंगों में है, साहब कितनों को किराया दिए, कितनों का बाकी है, जरा वो भी दीजिए. सर 80% बिल्डिंग वालों को किराया नहीं दिए. वो लोग के पास पैसा नहीं है सर. वो बिल्डिंग आपके स्कूल के लिए दिए, उनको महीनों से किराया नहीं दिया गया. कब देंगे किराया? वो लोग परेशान हैं कि किराया नहीं मिला. क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोल दीजिए, नहीं अकबर साहब आप गलत बोल रहे हैं, हमने किराया दे दिया है. किराया भी नहीं मिला महीनों से, तो आप वो किराया कब देंगे सर? Sir, in the last 2 years, Timris has upgraded the residential schools to junior colleges, and plans are there to upgrade some junior colleges into degree colleges, sir. Sir, मैं आपके जरिए मुतालिबा करता हूं, ये अहम मसला है सर, कि जूनियर कॉलेजेस आ गए हैं. अब आप ये टिमरीज को ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए भी आप डिग्री कॉलेज भी कायम करिए, मेरा मुतालिबा है. पूरे नहीं तो नहीं, कम से कम एक 5 या 8 तो भी डिग्री कॉलेजेस का आगाज करें. ये जरूरी है और मैं समझता हूं कि अगर ये होगा तो बहुत फायदा होगा. एंड ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट issue concerning to minority residential school and junior colleges is the recruitment of teaching and non-teaching staff, as the new residential schools and colleges are started with temporary teaching and non-teaching staff hired on contract and outsource basis. Out of 7,570 sanctioned posts, 2,895 are regular staff, 4,782 are outsourcing, and 31 are casual relief teaching staff, part-time. So recently, the government has constituted Telangana Residential Educational Recruitment Board to recruit the teaching and non-teaching staff for the school, junior and degree colleges.
सर आई रिक्वेस्ट दैट कि इसमें तेजी पैदा करिए और इस काम को मुकम्मल कीजिए। और मैं आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ 6,185 teachers post sanction for minority residential institution, about 3,389 regular teachers have been recruited so far. As I pointed out, when the new minority residential school was started, temporary teachers and non-teaching staff were appointed on a contract on an outsourcing basis in the school, sir. Sir, I request that in-service contract outsourced teachers working in these residential schools and applying for notified posts should be given some weightage. They should be given some weightage in the recruitment to be done by the recruitment board, sir. The government is providing pre-matric and post-matric scholarship to the students. And also, sir, beneficiary including staying in the government-run hostel under the aegis of the welfare department. The government has raised the rates of pre- and post-matric scholarship in view of the increase in mess charges, also sanctioned fund for providing additional amenities in these hostels, sir. Sir, I had been requesting from so long that ये जो SC डेवलपमेंट और ट्राइबल BC वेलफेयर डिपार्टमेंट एक स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है वेयर दे आर स्पॉन्सरिंग द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हैदराबाद पब्लिक स्कूल and also the best available school scheme for admission of students from these sections in the corporate schools, sir. सर जब BC, SC और ST कर रहा है तो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं करते? मैं बार बार कह रहा हूं, यह बात बरसा बरस से कह रहा हूं। आपने कहा कि ऑन पार विद SC, ST, तो SC, ST जो कर रहे हैं वो करिए। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में आप एक कोटा बनाकर मुस्लिम बच्चों को दीजिए, दूसरे बड़े स्कूल में भेजिए, लेकिन वैसे नहीं हो रहा है। ये दो स्कीम्स को लीजिए सर। वी हैव बीन डिमांडिंग फॉर लॉन्ग टाइम फॉर टाइमली रिलीज ऑफ स्कॉलरशिप एंड फी रिएम्बर्समेंट ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैड इंट्रोड्यूस CM ओवरसीज स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का, सर अगर मैं ये यहां पर भी आता हूं सर, जब मैं ओवरसीज की बात करता हूं सर BC, SC एंड ST में फॉर द ईयर 2021 के भी एप्लीकेशंस आ गए हैं, बुला लिए हैं, लेकिन माइनॉरिटीज में सर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है 2020 में सिर्फ एक ही वक्त बुलाए, एप्लीकेशंस बुलाए, लेकिन उसके बाद और एक वक्त बुलाना था 20 में नहीं बुलाए, 21 में भी बुलाना था नहीं बुलाए, अब तक एप्लीकेशंस तक नहीं बुलाए हैं सर, और पुराने अमाउंट भी देना बाकी है। सिर्फ 2019 में बुलाए एक वक्त लास्ट, और 2020 में एक वक्त बुलाए। कितने पेंडिंग है? आई हैव द डिटेल सर। ओवरसीज स्कॉलरशिप में बच्चों के कोर्स खत्म हो गया, 1 साल का कोर्स था साहब, कोर्स खत्म हो गया, वापिस आ गए, सैंक्शन हुई लेकिन अमाउंट रिलीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप अगर नहीं देना है तो बोल दो नहीं देते, लेकिन एक झूठी आस, एक झूठी उम्मीद क्यों देते हैं उनको सर? और आप देखिए अगेन SC और ST कॉर्पोरेशन में GRE, GMAT, TOEFL के लिए ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं। क्या माइनॉरिटी में GR और GMAT और IELTS के और TOEFL की ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या सेंटर्स हैं आपके? नहीं हैं, नहीं देते हैं। What are the officials doing? I want to know. I'm sorry to say this. As long as Honorable Chief Minister Saab, as long as Honorable Chief Minister Saab was looking after the Minority Welfare Department, the Minority Welfare Department was doing very good. The day he left, this is the pathetic state of the Minority Welfare Department, I would say, sir. क्या है बताइए सर। सर अब और उसके बाद में मैं एक बात, टिमरीज जो अच्छा चल रहा है सर, उसके लिए एक सजेशन देना चाहता हूं। सजेशन मेरा यह है कि टिमरीज में आप बच्चों के स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी तवज्जो दीजिए। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी तवज्जो दीजिए। आप तालीम तो दे रहे हैं, एक स्किल भी दीजिए उनको, उनके शौक का जो भी फील्ड है उसमें स्किल डेवलप करिए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। सर स्किल अपग्रेडेशन स्कीम फॉर प्रोफेशनल ग्रेजुएट should also be extended to minority students seeking admission in foreign universities, sir. Sir, I would also suggest that overseas scholarship for minority students should be open to fresh applicant twice in a year.
coinciding with the admissions schedule in foreign universities, sir. Sir, मैं आपके जरिए पूरी तफसीलात है सर मेरे पास. According to the data from the department, airfare reimbursement was made to 1,908 minority students. First installment was disbursed to 1,752. अब आप देखिए सर, 1,908 स्टूडेंट्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए. आप उनको रियम्बर्स करे हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1,752 को दिए. सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,673. रिमेनिंग एप्लीकेंट्स का एयर फेयर पेंडिंग है. 327 एप्लीकेंट्स का पेंडिंग है. कब देंगे आप? एट द रेट ऑफ 50,000, 1.64 करोड़. इंस्टॉलमेंट 483 at the rate 10 lakh rupees, 48.30 crore. Second installment 562 at the rate of 10 lakh is equal to 56.20 crore. Total amount of rupees 106.14 crore are awaiting for disbursement. अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए गलत है. अगर 106 करोड़ रुपया अगर मिल जाता है सर, तो ओवरसीज स्कॉलरशिप के नए एप्लीकेंट नहीं बोल रहा हूं सर, पुराने एप्लीकेशंस के जो पैसे बाकी है वो चले जाएंगे और नए एप्लीकेशंस को भी दे देंगे. सर, आई एम टोल्ड द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इनिशिएटेड एप्लीकेशन ओनली वंस इन 2020 और उसके बाद में स्प्रिंग के सीजन में नहीं लाए. तो मैं मुतालबा करूंगा कि आप ये पूरे एरियर्स जो बेनिफिशियरीज के हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के, काइंडली उसको क्लियर करिए, रिलीज करिए. Sir, minority department should direct to all call for a fresh applications also. नए applications को बुलाइए, मंगवाइए सर. सर, उसके बाद में सर अब मैं आता हूं आरटीएफ पे सर. सर, one major issue persisting for the last 5 years is the time lag between the sanction of scholarship and the RTF reimbursement of tuition fees and release of amount to the beneficiaries. Those who apply in particular academic year get the scholarship and the RTF amount only in next academic year. Sir, this poses problem to the final year students in degree, postgraduates and professional courses as the degree and original certificates are not handed to them by the college management unless they get the fees reimbursement amount. It is a very important issue कि आप उनकी फीस नहीं देते हैं. कोर्स कंप्लीशन के बावजूद भी कॉलेजेस उनके सर्टिफिकेट्स को नहीं दे रहे हैं. बगैर सर्टिफिकेट के वो नौकरी कैसे करेंगे? आप अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू मी अंडर आरटीआई, ऑनरेबल स्पीकर सर, आरटीआई एक्ट 56,653 applications are awaiting for disbursal of RTF and MTF amount to rupees 214.40 crore, including rupees 189.80 crore under RTF and rupees 24.58 under MTF. आप बताइए सर, कोई मामूली नंबर नहीं है. हुकूमत को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए. 56,653 applicants are awaiting. They are awaiting. I don't know whether the honorable members know about this. These are not the fresh applications. These are the old applications. RTF and MTF. 56,653 applicants are awaiting. Some of these applications are pending. Sir, the surprise, very surprising in that, that some of the applicants are pending from the academic year 2014 and 15, 2019 and 20, and remaining applicants are from the academic year 2021. At least 2014 और 15, 2019 और 20 के जो पेंडिंग है वो तो क्लियर कर दीजिए. वो तो क्लियर कर दीजिए कम से कम. 2014 सर, 2014 से पेंडिंग है. एटलीस्ट वो तो क्लियर कर दीजिए. सर, आई रिक्वेस्ट and I suggest the scholarship of RTF for the final year students in the various courses should be sanctioned expeditiously and amount released to them before the closure of the academic year. So this is very important, sir, so that they don't face any hassle in getting back their original certificates or applying for overseas scholarship. Overseas scholarship को भी अप्लाई नहीं कर सक रहे बेचारे. कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट्स नहीं है, कहां से करेंगे?
ये हाल है सर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का. आई मे ऑल्सो पॉइंट आउट एन इंपॉर्टेंट इशू सर. दिस इज नॉट जस्ट कंसर्निंग टू माइनॉरिटीज, it is an important issue concerning to BCs, SCs and STs, sir. Sir, the previous Congress government in erstwhile United Andhra Pradesh had issued a memo number 10537 dated 10/12/2012 prescribing lower age limit for minority, disabled and EBC student in one group and higher age limit for SC, ST, BC students in another group for pursuing intermediate degree, postgraduate and professional courses, sir. Course of study intermediate, minority, EBC and disabled 20 years. The age is 20 years, sir. SC, ST and BCs, it is 24 years. Graduates, for minorities, it is 25 years. For SC and ST, it is 29 years. For postgraduate and above, for minority, the age is 30 years. And for SC, ST and BC, it is 34 years. बराबर कहां रहा? मिनिस्टर साहब बताइए, क्या मेरी बात गलत है? SC, ST को 24, 29 और फिर 34 और BCs को भी, और मुसलमान को 20 साल, 25 साल, 30 साल, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को और जैन्स को उम्र कम है. सर, सिमिलरली द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज आल्सो फिक्स्ड अ लोअर एज ऑफ 30 years for minority and EBC student and 35 years for SC, ST and BC students for availing overseas scholarship. यहां पर भी सेम है. आप बताइए सर, द डिफरेंट एज आर डिस्क्रिमिनेटरी सिंस द माइनॉरिटी, डिसेबल्ड एंड EBC स्टूडेंट्स आर इक्वली disadvantaged as their SC, ST and BC counterparts, sir. Sir, going ahead, sir. So the logic for fixing of lower maximum age limit for minority, disabled and EBC is not all understandable, since these sections are also educationally and economically backward. Sir, as a result, the discriminatory age limit of thousands of students from minority families are denied the opportunity to pursue higher education since their online applications are not accepted if they are not within prescribed. And I hope a fresh GO would be issued. और सबके लिए एज बराबर करिए, सबके लिए करिए बराबर. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज को अलग करिए, उनको अलग करिए. क्या ये डिपार्टमेंट के लोगों का काम नहीं है देखना? नहीं देखते हैं. Sir, another option would be for the government to scrap the maximum age limit for MTF and RTF scholarship for all communities, I would say. And I hope that my friends will support. For all communities, sir. EBC, disabled, SC, ST, BC, adopt an alternative criterion or restricting the MTF and RTF scholarship to intermediate plus 1 degree course and 1 PG course, sir. MTF is fixed for minorities, disabled, SC, ST and BC student and uniform rates, and RTF is sanctioned to student as per government prescribed fee as recommended by AFRC. The SC Development, Tribal Welfare, BC Minority Welfare departments are running study circles on their own, and there are no similarities in their functioning. The Telangana State SC Study Circle has its main branch in Hyderabad and 10 district branches, whereas the Telangana IAS Study Circle for STs has its main branch in Hyderabad and 4 pre-examination training centers in the towns. Telangana State Backward Classes Study Circle has its own main circle in Hyderabad and 10 circles in other districts, whereas the Minority Welfare Department runs the Center of Education Development Minority CEDM as also Telangana Minority Study Circle, both located in Hyderabad, sir. Sir, I would request the government to sanction district branches or study circle for the minorities in all districts in the state in a phased manner, sir. The study circle run by the Welfare Department organized coaching for competitive exams such as UPSC, Civil Services, TSPSC, Group 1, Group 2 services and recruitment tests conducted by the Banking Service, Railway Recruitment Board, Staff Selection Commission, Telangana State level, Police Recruitment Board and other board and organizations, sir. So the SC, ST and BC study circles organize residential coaching for civil services and Group 1 and 2 services at the main centers and day coaching for other recruitment tests at the regional or district centers, sir. However, both the CEDM and Telangana State Minority Study Circle do not have a residential coaching facility as in the case with the SC, ST and BC. जब SC, ST और BCs के पास रेजिडेंशियल कोचिंग के स्टडी सर्कल्स है, तो माइनॉरिटीज के पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं करते ये काम? चीफ मिनिस्टर साहब से कोई शिकायत नहीं है. जब भी हम कोई भी बात उन तक पहुंचाते हैं,
वो बराबर उसको करते हैं, लेकिन आज ओहदेदार नहीं कर रहे हैं। ये शिकायत लेकर मैं आज यहां खड़ा हूं। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर, एससी and tribal and BC welfare department are implementing schemes for providing financial assistance to law graduates belonging to these communities by the way of reimbursement and enrollment fees, purchase of law books and furniture and stipend for 3 years. क्या minorities को दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे हैं सर। किताब खरीदने को पैसे दे रहे हैं? क्या स्टाइपेंड दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। कब देंगे? कब तक चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं। बड़ा अफसोस होता है सर। लोगों को दिखता है कि अकबर साहब गुस्से में आ रहे हैं, अकबर साहब लड़ते हैं। अरे मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं चीख रहा हूं, मैं चीख रहा हूं तो मेरे बच्चों के हक के लिए। वो जो 70 बरस से नजरअंदाज हुआ, 70 बरस से अपने हक से महरूम हुआ, उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूं, अपनी जात के लिए नहीं। लेकिन कब मिलेगा हक, यह सवाल है। कौन देगा हक, यह भी सवाल है। सर, however, each department is implementing the scheme by sponsoring candidates for skill training in various private organizations in their own discretion. लेकिन माइनॉरिटी में नहीं होता है। सर, मैंने सेटविन के ताल्लुक से भी कहा, स्किल डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं सेटविन, आज सेटविन को कोई नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं सेटविन को स्ट्रेंथन करते हैं सर? सेटविन को स्ट्रेंथन करना है, उस ताल्लुक से भी मिनिस्टर साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि वो मीटिंग बुलाएंगे। मैं आपके जरिए फिर से उनको याद दिलाऊंगा कि वो मीटिंग बुलाएं, और ताकि हम बैठकर उनके साथ सेटविन को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं करेंगे। बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं हैं, गुर्बत का शिकार है, परेशान हाल है पुराने शहर में। आज बच्चे चाहते हैं कि कुछ नौकरी करें, बच्चियां चाहती हैं कि पढ़ें, लेकिन मौके उनको नहीं है। So the minority welfare, SC development and tribal BC welfare department are implementing a self-employment scheme through the string of finance corporation and cooperative finance corporation and federation. Massive allocations are earmarked for this welfare department for economic support program, and targets are fixed, providing assistance to thousands of beneficiaries. TS Minority Finance Corporation, TS Christian Finance Corporation, Telangana SC Corporation, Development Corporation, TS Backward Classes Cooperative Societies Federation for different backward communities, Tricolor and Girijan Cooperative Corporation are implementing this scheme, sir. So large number of applicants are seeking assistance from these corporations, since the Telangana government has raised the subsidy component to 100% for scheme costing to rupees 50,000, 80% of scheme up to rupees 1 lakh, 70% for schemes up to 2 lakh, and 60% up to ceiling of rupees 5 lakh for schemes costing about 2 lakhs to 12 lakhs. The credit goes to TRS government for revising the income ceiling to 1.5 lakhs for families in rural areas and 2 lakh for families in urban areas for availing various schemes, including scholarship fees, reimbursement, skill training, self-employment schemes, etc. However, in the last 7 years, the formation of Telangana state, the per capita income in the state has gone up substantially. Government employees have been provided revised PRC scale twice, and the wages of workers in organized and unorganized sectors have been revised substantially. सर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के लीडर्स की भी तवज्जो चाहता हूं, बीजेपी के लीडर्स की भी तवज्जो चाहूंगा इस पॉइंट पे। सर, I may point out that here the Telangana government had issued a GO number 65 dated 19/3/2021 through General Administration Department, listing out the guidelines for implementation of reservation to economically weaker sections of open category in respect of initial appointment to the post in service in the state. Annexure 1 of the GO sets out the guidelines, and para 4 states that persons who are not covered in the scheme of reservation for SC, ST and BCs whose family has gross annual income, suniega, gross annual income below 8 lakhs are to be identified as EWS, economically weaker sections, for the benefit of reservation. Income shall also include income from all sources, that is salary, agriculture, business, profession, etc. for the
financial year prior to the year of application. Now we have income ceiling of 8 lakhs per annum for EVMs, for EWS, economically weaker section, among the OCs, that is upper caste, and we have income ceiling of rupees 1.5 lakhs and annum in rural areas and rupees 2 lakh per annum in urban areas for various welfare and educational schemes and rupees 5 lakhs for overseas scheme. Sir, is this not a pure discrimination against SC, ST and BC and minorities? Is it or not, sir? Who suffer from educational and social economic backwardness as persons from these communities just above the lower income ceiling are denied the benefits of welfare and other schemes? Most other government employees, contract staff, outsourcing employees today have salaries which are much to rupees 2 lakhs per annum ceiling, sir. 2 lakh की है साहब उनकी तनख्वाह, उससे बढ़कर है. So EWS, other caste, government employees, son can apply for a reserve job if his family income is below 8 lakhs. If his family income is below 8 lakhs. But a son of another government employee's son can be denied the opportunity if his income is above 1.5 and 2 lakhs. Is it right or wrong, sir? Sir, this needs to be corrected, sir. Sir, in this backdrop, I request the Honorable Chief Minister Sahab and the government to revise the income ceiling to rupees 8 lakh across the state for all categories, SC, STs, BCs and minorities for availing the various educational and economic development and welfare schemes being implemented by the Welfare Department. I hope, cutting across the political line and the ideology, my friends from Congress and the BJP would support this demand of mine. We need to correct this, sir. However, sir, another important issue is that various corporations and federation under SC, Tribal and BC Welfare Department are sanctioning the application and releasing the subsidy to beneficiary within some days. However, as I pointed out earlier, most of the 1.5 lakh persons who applied for Assistant of State, Minority Finance Corporation and Christian Finance Corporation way back in the year 2016 are still waiting for sanction of the application even after 5 years. 5 years, sir. Sir, I would once again reiterate my demand that the government must immediately take a decision on this pending applications, and the scheme cost might have gone up and several applications might have opted out. I request the government to direct the Minority Finance Corporation and Christian Finance Commission to invite application for schemes costing 50,000 rupees, 1 lakh and sanction the release of subsidy at the earliest, sir. Responding to our party, Honorable Chief Minister Sahab had introduced a scheme providing financial assistance through honorarium for Imam and Mauzam, sir. Starting honorarium was 1,000, then 1,500 and now 5,000, sir. Sir, ये इमामों और मौजनों को 6 महीने तक पैसे नहीं देते हैं साहब, 6 महीने तक सर. तो आप बताइए सर, 6 महीने तक. अरे आप ये इमाम मौजनों को ग्रीन चैनल में डाल दीजिए, मेरा डिमांड है आपसे. 6 महीने नहीं देते, हर महीना गए वैसा जाने दीजिए ना. मैंने इस ऐवान में सर, आपको भी याद होगा, जब अचलिकास को लिए देने का मुतालबा किए थे हम, कि देना चाहिए पुजारियों को, जरूर देना चाहिए, हमने मुतालबा किया था. और हमने उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तरफ से पेशकश किया तो उसको हमने कबूल किया, इस्तेकबाल किया कि बेशक देना चाहिए. लेकिन जब दे रहे हैं तो टाइम पर दीजिए, नहीं तो मत दीजिए. 6 महीने नहीं देते हैं सर. सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इसको ग्रीन चैनल में डालिए. एंड सर, 5,000 मोर एप्लीकेशंस आर पेंडिंग इमाम और मौजनों के. आप ऐलान करिए आज कि सैचुरेशन तक हम लेके जाएंगे इमाम और मौजनों को. ऐलान करिए, ग्रीन चैनल में हर महीना उनको देंगे. इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा, सेकुलरिज्म की बात जाएगी कि हां, यह हुकूमत हर एक को बराबर की नजर से देखती है. अगर यदाद्री के टेंपल के लिए अगर हुकूमत 1,200 करोड़ रुपया खर्चती है तो मुसलमानों के वास्ते, क्रिश्चियंस के वास्ते, सिख के वास्ते और जैन्स के वास्ते भी यह हुकूमत 2,000 करोड़ खर्चेगी. यह बात आपको कहना चाहिए.
यदाद्री के टेंपल पे भी खर्च हो रहा है, उसी तरीके से दूसरों के लिए भी होना चाहिए। यह हमारा मुतालिबा है। हम यह भी कहेंगे सर यह शादी मुबारक के ताल्लुक से कहूंगा कि शादी मुबारक की एक स्कीम बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी कहा लेकिन यह बात जरूर कहूंगा स्पीकर साहब, अगर आप फिगर्स को देखेंगे, टाइम नहीं है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। यस सर घंटा होगा सर, 2 सब्जेक्ट है सर, इंपॉर्टेंट है सर, मेरे को आप बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए। इस वास्ते कह रहा हूं सर, ये इंपॉर्टेंट मसला है। मेरी एक ख्वाहिश है सर, वो ख्वाहिश ये है कि मैं देखूं कि अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का मुस्तकबिल बदले। मेरा ख्वाब है कि मैं देखूं कि पुराना शहर भी नए शहर की तरह हो जाए। मेरा ख्वाब है कि मैं देखूं कि हमारे बच्चों के हाथ में भी कलम आए। मेरा ख्वाब है कि मैं चाहता हूं कि देखूं कि हमारी बच्चियां भी आगे बढ़कर मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएं। मेरा ख्वाब है, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी सिविल सर्विसेज में जाएं। 20 बरस हो गए सर, आई एंटर्ड इन दिस हाउस व्हेन आई वाज इन माय 20s एंड नाउ आई एम इन माय 50s. I have been shouting and screaming from so long. I don't know how long I will live, sir. But I want to make use of a single moment which has been blessed me by Allah subhanahu wa ta'ala to serve the people and serve my community and do something and bring in some change before I die and leave this world. This is why I am standing here. Sir, great anguish is there. Kindly give me some time, sir. Kindly give me some time, sir. Sir, it is not easy for me also to speak for 1 hours. My stomach hurts. It really hurts, sir, it pains. But my hurt is nothing in front of the hurt and the pain and the suffering of my community, who I am representing, for whom I am standing here. Not my pain. Sir, I am ready to sacrifice my life for the people of my state, for the people of my community, but I want some change. I'm standing here not for myself, sir. I'm standing for the people who have sent me here to do something for them. दिल आज टूटता है सर हमको जब हम बात करते हैं, तकलीफ होती है सर। when I go and talk about हज हाउस के बारे में, सर महमूद अली साहब हैं, सीएम साहब बोले हज हाउस के बाजू बिल्डिंग है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसेस को लाएंगे। आपने भी सुना होगा सर, हाउस में वादा किया, वो बिल्डिंग सड़ रही है, आज पानी में डूबी हुई है, गिर जाएगी बिल्डिंग। क्यों नहीं लाते? टिमरीज का ऑफिस बंजाराइल में या कहीं और है, या वहां किराया देते हैं, वो बिल्डिंग में क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं बचाते पैसा? अनीसुल गुरबा के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दरगाह बनाने शाह के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तेलंगाना इस्लामिक सेंटर के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अनीसुल गुरबा का काम कब कंप्लीट होगा? और सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दिस सर, अनीसुल गुरबा इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। वहां पे छोटे से शॉप्स निकाले, ये सोचकर निकाले कि कमर्शियली हम अगर किराए पे देते हैं तो अनीसुल गुरबा खुद चल जाएगा सर। बट द वक्फ रॉबर्स, आई वुड से सर, the Waqf robbers are trying to go use their political powers and their leaders and get those shops. औकाफ की जायदादों को लूटने वाले लुटेरों की नजर आज अनीसुल गुरबा पर भी है सर। सब कुछ लूट लिए, अब आज ये लोग इसको भी लूटना चाहते हैं सर। सर, मैं आपके जरिए सर हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, हां सर, मैं इस बात का भी शुक्रिया अदा करना है मुझे कि जामे निजामिया का ऑडिटोरियम भी कंप्लीट हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, जामे निजामिया का ऑडिटोरियम कंप्लीट हुआ। एंड सर, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूं कि मेरा अखलाकी फरीजा है कि मैं केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूं। सर, कोविड फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव के बाद में कोविड से मरने वालों को दफन होने के लिए खबरस्तानों में इजाजत नहीं दे रहे थे लोग कि नहीं, इसको कोविड है, यहां नहीं दफनाना, लेके जाओ। लेकिन आई थैंक द यंग एंड द डायनेमिक लीडर केटी रामाराव साहब। ऑन माई रिप्रेजेंटेशन ही सेड, अकबर भाई क्या है? मैंने कहा कि फकीर मुल्ला की दरगाह की ये वक्फ की जमीन है,
वहां पे लैंड है, उसको दे दीजिए। इमीडिएटली ही हैड कॉल्ड अप द रंगारेड्डी कलेक्टर and a GO was issued and 50 acres of land was given for the burial of Muslims of Old City. Thank you very much, sir. सर वहां पे हम कोविड में 400 मुस्लिम मैयतों को तदफीन करें, 400 कोविड में हमने तदफीन किया। ओल्ड सिटी में कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन वो एक कब्रिस्तान मिलने से अब तक 910 मैयतों को हमने तदफीन किया। सर मैं याद दिलाना चाहता हूं महमूद अली साहब को कि पहाड़ी शरीफ का रैंप कब से हो रहा है साहब? 10 बरस हो जाते हैं सर। पहाड़ी शरीफ सब अब तक कंप्लीट नहीं। अजमेर के रुबात बना दीजिए, कब बनाएंगे? जहांगीर पीरा की दरगाह का काम कब होगा वो भी बताइए। फिर मैं तेलंगाना इस्लामिक कल्चर एंड कन्वेंशन सेंटर की तामीर कब होगी वो भी बोलिए। सर तेलंगाना ये इस्लामिक सेंटर कन्वेंशन सेंटर के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा इस वास्ते सर कि कोकापेट गंडीपेट के करीब में 10 एकड़ जमीन इस सेंटर के लिए दिए हैं। आप अंदाजा लगाइए उसकी कीमत क्या होगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। सर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर रेनोवेशन ऑफ 411 नंबर ऑफ चर्चेज इन द स्टेट का भी एक जियो आया था, वो भी नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर रेनोवेशन ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूट्स का उसका जियोज आए हैं 292.83 करोड़, कब कंप्लीट होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ 117 नंबर्स ऑफ उर्दू घर कम शादी खानाज इन द स्टेट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? कई हमारे मिलेस के शादी खानाज भी है कंस्ट्रक्शन। अमाउंट इज 41.49। सर उसको भी कंप्लीट करिए। एंड फाइनली सर आई कम ऑन द सब्जेक्ट which I have been screaming and shouting about from years, sir. That is वक्फ बोर्ड, sir. वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड तबाह बर्बाद हो रहा है सर। सर वक्फ बोर्ड कैसे चल रहा है मालूम सर आपको? ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये बड़े पहाड़ की दरगाह, जहांगीर पीरा की दरगाह, दरगाह यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह, और फिर बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह, यहां पे जो हुंडियां रहते हैं ना साहब, वो हुंडियों में जो पैसा आता है वो कितना है मालूम सर आपको? एवरी ईयर 7 करोड़ आते हैं। वक्फ बोर्ड का एनुअल बजट कितना है मालूम साहब आपको? 9 करोड़। अगर हुंडियां बंद हो गए तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाएगा। हुंडियों से आ रहा है। और सर आपको मालूम होगा वक्फ बोर्ड की इतनी जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड का किराया कितना आता है सर? 1 करोड़ या 1.5 करोड़। सर 25 बरस 50 बरस से किराया बढ़ा नहीं, किराया लाए नहीं, किराए के लिए कुछ नहीं करे। क्या कर रहा है बोर्ड? सर अगर सही तरीके से किराया रिन्यू कर देंगे ना सर, तो 5 से 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ किराए में आ सकते हैं। लैंड जो इनके हैं उसको अगर डेवलप करेंगे, तो 8-10 करोड़ रुपए किराया आ सकता है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। कितने लैंड है सर वक्फ बोर्ड के? लाइन ऑफ लैंड है सर, लेकिन क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं करते। एंड द बेस्ट थिंग सर, जो लड़की का या किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसको वक्फ बोर्ड से पेंशन देते हैं सर। स्पीकर साहब आप सुन के हैरत होगी आप। पेंशन कैसा देते हैं मालूम साहब आपको? वो औरत को क्या करना है? कोर्ट को जाना है। महमूद अली साहब आप भी सुनिए, पेंशन देते हैं कैसा? कोर्ट को जाना, कोर्ट से ऑर्डर लाना कि मेरा तलाक हो गया। कोर्ट ऑर्डर देता है इनको 2000 दो, इनको 3000 दो, इनको 5000 दो, तो उसके बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे देते हैं। निकाह कोर्ट कर रहा है या काजी कर रहा है? तलाक काजी देता, काजी के सामने होती है या कोर्ट कर रहा है? काजी का सर्टिफिकेट इज इनफ टू गिव, लेकिन नहीं देते। सर यू नो व्हाट हैपेंड सर? लास्ट वीक one woman got an order from the court that she is a divorcee woman, and the court gave a direction that 8,000 rupees a month should be paid to this lady who's a divorcee. You know sir what Waqf Board did? Waqf Board called their standing council and said you challenge this 8,000, ये 8,000 कई को देना, इसको बहुत ज्यादा है, 8,000 नहीं देंगे बोल के चैलेंज कर। क्या है बताइए सर आप? अरे वक्फ बोर्ड किसके लिए है?
चैरिटी के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए, बीमारों की इलाज के लिए है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट कर खा रहे हैं सर। वक्फ बोर्ड पूरा तबाह बर्बाद हो गया सर। आज वक्फ बोर्ड को बंद करें, बंद करने के बाद क्या हुआ सर? खोल दिए, फिर लूटम लाठी जारी है। गुट्टाला बेगम पेट की दरगाह की जमीन चले गई, चंगी चिल्ला के पास चले गई, चरलापल्ली में चले गई, मीर मोमिन चुक की दरगाह की जमीन उप्पल में चली गई, बड़े पहाड़ की दरगाह की जमीन चले गई, मेदक डिस्ट्रिक्ट में चला गया, निजामाबाद में चला गया, मुसराय मुसाफिरखाना चला गया, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन चले गई, हजरत शाह राजू खत्ताल की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मिटपल्ली में चले गई, अली साद आशुर खाने की जमीन चली गई। सब चले जा रहे हैं सर। सर हमको कुछ नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की जमीनें हमको दे दीजिए, हमको काफी है, हम अपनी जमीनों के जरिए कर सकते हैं। आप बात चोट उप्पल में सर मीर मोहम्मद साहब की पहाड़ी, नलगुंडा रोड, नानक रामगुड़ा के पास नलगुंडा रोड पे काजियों की जमीन चली गई। सर मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा सर एक एक लॉयर को 100, 200 केसेस दिए वक्फ बोर्ड में, फिक्स नहीं कर सकते सर। 10 केस लड़े, सब हार रहे हैं, केसेस पूरे हार रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सर मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कीजिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है 50% से ज्यादा जमीन पर अगर किसी का क्लेम है एनक्रोचर के कॉलम में तो वो गवर्नमेंट है। सर ये किसी की जागीर नहीं, ये मेरी जागीर नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। मुसलमानों के लिए है, बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है, गरीबों के लिए है, बीमारों के लिए है, तालीम के लिए है, खुशहाली के लिए है। लेकिन लोग लूट रहे हैं और खा रहे हैं जमीन को। आज मुझे क्या मिला सर? गच्ची बोली, बड़े बड़े टावर्स, आईएसबी, ईमार, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट कहां पर है? वक्फ की जमीन। टीआरएस तेलंगाना बनने से पहले पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ थी, मैं भी पार्टी था, हाई कोर्ट में भी हम पार्टी थे, यह बोलकर कि हुसैन शाह वली की दरगाह की 1600 एकड़ वक्फ की जायदाद है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद टीआरएस क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं देंगे वो जमीन? हुकूमत में आने से पहले लड़े, हुकूमत में आने के बाद अनजान, खामोश। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन बिल्डिंगों को निकाल दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो माइक्रोसॉफ्ट को फेंक दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईमार को हटा दो, मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो हमारी जमीन है तो उसके बराबर की कहीं खुली जमीन, उतनी नहीं तो सही, कम से कम उसकी आधी या आधी की आधी दे दो, ले लेंगे, या कुछ किराया दे दो हमको, वो भी ले लेंगे। लेकिन वो भी नहीं। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह 3000 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चले गई सर आई फॉट एंड आई वुड से दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर few leaders in my life. One is Vice Rajshekar Reddy and the other leader I would say, who I will never forget, I would say they are the friends of Muslims and the minorities, is KCR Saab. Sir, Rajshekar Reddy at that time when I fought in the house of Andhra Pradesh, he said, Akbar, don't scream so much. What do you want? I said, sir, give me my land. When I gave the calculation, he said, how many acres? Sir, acquiring is different. The land which was not acquired is also not available. Kindly give me the land which has not been acquired. Sir, he passed a GO. He passed a GO saying that what Akbar is saying is right. And 85 acres of land was given to Waqf Board. Sir, आज वो 85 एकड़ पे 50 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार के बाजू में है सर, वहां पे कब्जा हो रहा है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही? कुछ नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जुडिशियल पावर्स देंगे वक्फ बोर्ड को। कब देंगे? सब लुटने के बाद देंगे, जब कुछ नहीं रहेगा तब देंगे।
देंगे, जुडिशियल पावर जब तक नहीं देंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, माइनॉरिटी वेलफेयर के डिस्कशन में और एक बात कहूंगा, केटीआर साहब से दरखास्त करूंगा आपके जरिए, जैसा आपने कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है, और जमीन आना है, उसमें अब तक नहीं दी है, माबाकी दी दीजिए, और उसमें से थोड़ी जमीन शियाओं के कब्रिस्तान के वास्ते भी दे दीजिए, शिया हजरात की कब्रिस्तान के लिए। सर, मैं उम्मीद करता हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से जितने भी मसाइल मैंने उठाए हैं उस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी। सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अब ये सेकंड सब्जेक्ट पे आऊंगा। सर, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट। यस सर, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट, आई हैव टू स्पीक सर, आई रिक्वेस्ट यू सर टू गिव मी, मैं बात करिए 1 घंटा 15 मिनट हुआ। अब साहब आप सब्जेक्ट ऐसा रखे साहब, अब मैं क्या करूं, बोलिए। बोलना तो पड़ेगा ना सर। भाई मैं गलत बोला क्या, बोलिए भाई, मैं किसके लिए कह रहा हूं। सर मुझे बोलने दीजिए थोड़ी देर, मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी के ताल्लुक से भी कहूंगा। सर फर्स्टली सर, आई थिंक टुडे इज अ वेरी historic day, I would say, and this day would be always remembered in the history of Legislative Assembly. For the first time ever, whether it was Andhra Pradesh or now it is the Telangana, for the first time ever, old city development has been or is going to be discussed in this August House. I thank you very much, sir. आज तक कभी नहीं हुआ, never ever in Andhra Pradesh there was a discussion on old city, but today I am honored and I am thankful to the government, I would say, for bringing up this discussion, sir. And going forward, sir, I had many other things to be mentioned in that, sir, but I would not go into detail. I'll just go one by one with what Honorable Minister Saab had given the statement. Sir, Honorable Minister Saab had given a very detailed statement in this House, sir. I would like to thank him for giving such a detailed report. Sir, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर वक्त इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर रही है पुराने शहर के लिए, लेकिन आज ये स्टेटमेंट को देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि मजलिस क्या कर रही है और टीआरएस की हुकूमत क्या कर रही है और क्या करने का इरादा रखती है पुराने शहर के लिए। और ये डिटेल रिपोर्ट मैंने समझता हूं कि कभी भी ऐसी रिपोर्ट आई, हम बार बार मुतालबा करते रहे कि पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 10,000 करोड़ का पैकेज दीजिए। हम याद करते थे राजशेखर रेड्डी साहब को कि उन्होंने 2,000 करोड़ का पैकेज ओल्ड सिटी के लिए दिया था, लेकिन जब ये किताब को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि पुराने शहर में 10,000 करोड़ के काम होने वाले हैं या जारी हैं या तकमील होंगे। मैं इसके लिए मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में मिनिस्टर साहब ने तफसील पेश की और कहा कि ओवैसी जंक्शन बहादुरपुरा और ये सारे नलगुंडा क्रॉस रोड, ओवैसी रोड ओवर ब्रिज फलकनुमा और फिर शास्त्रीपुरम आरामगढ़ के ताल्लुक से पहले कहा कि 1,545 करोड़ में यह काम होगा। तो मैं स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की तफसीलात तो मिनिस्टर साहब ने दी हैं। मैं फेज 2 के लिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि फेज 2 में भी आप ओल्ड सिटी को बराबर का उसका हक दें। जैसे कि मैंने कहा कि हाफिज बाबा नगर के जंक्शन के पास में एक छोटा सा अगर आप एक फ्लाईओवर देते हैं तो अच्छा होगा, और फिर मैंने कहा कि बल्लागुड़े में भी देने के लिए, फिर मैंने ये भी कहा कि आप मुस्लिम जंग पुल से लेकर वहां से लेकर आगे बढ़ते हैं आपका वो पुलिस क्वार्टर्स जो है, फील खाना जो है आपका एसीपी ऑफिस गोशा महल फील खाना जो है, वहां पर एक फ्लाईओवर की तजवीज जो बरसा बरस से है उसको भी मुकम्मिल करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और फिर हमने
फेज 2 में आपने रोड वाइंडिंग के सिर्फ 2-3 तफसीलात बताई हैं। मैं आपसे मुतालबा करूंगा कि आप इस पर थोड़ा और इजाफा करें, और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि असेंबली सेशन के बाद में से ही एक दिन अगर मुझे टाइम देते हैं तो मैं आपके साथ बैठकर सारी तफसीलात दूंगा, ताकि आप भी उस पर गौर करते हुए हमारे मुतालबात को कबूल कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम के बारे में भी आपने तफसीलात दिए हैं, मलकपेट में कितने आ रहे हैं, और याकुतपुरे में, चंद्रायन गुट्टे में, और फिर चार मीनार, बहादुरपुरा, और फिर गोशा महल, नामपल्ली, कारवान के ताल्लुक से भी आपने दिया है। HRDCL के बारे में भी तफसीलात आपने दिए हैं। बेगम बाजार नाला के बारे में भी आपने इसमें तफसीलात रखी हैं। वाइडनिंग मलकपेट के ताल्लुक से, तो मैं रोड वाइडनिंग के ताल्लुक से भी कहूंगा, ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई बरस से रोड वाइडनिंग पेंडिंग है, और बार बार बोलने के बाद भी चेक्स नहीं दिए जा रहे हैं। और सर, जहां पे रोड वाइडनिंग हो गई है वहां पे रोड लेइंग आज तक नहीं हुई सर। 5 बरस हो गए, ओवैसी जंक्शन से लेकर बल्लागोड़े जंक्शन तक रोड वाइडनिंग हो गई है, लेकिन रोड लेइंग नहीं होती है। उसकी वजह से पूरे शॉप्स वाले और दूसरे लोग इनक्रोच कर रहे हैं। और फिर एक हाफिज बाबा नगर में हमने रोड वाइडनिंग का प्रपोजल दिया है, उसको भी आप अगर देखते हैं तो अच्छा होगा। और फिर उसके साथ ही साथ रियासत नगर से, मार्केट से लेकर इंदिरा नगर तक भी एक प्रपोजल हमने दिया था, वो भी रोड वाइडनिंग का अभी तक पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ, चेक्स नहीं है बोल रहे हैं। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि बहादुरपुरे के भी रोड्स हैं वाइडनिंग के, हमारे याकुतपुरे में भी थोड़े से रोड्स हैं, कारवान में है, और नामपल्ली में है, मलकपेट में है, गोशा महल में है। ये पूरे एरियाज में अगर आप एक 200 करोड़ रुपया अगर दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे रोड वाइडनिंग के वर्क्स को हम टेकअप कर सकेंगे। मैं फिर आगे बढ़ते हुए आपको यह भी जरूर कहूंगा कि मुसलसिल हम कह रहे हैं चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। सर, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो ऑल्टरनेट रोड्स, पैरेलल रोड्स और रिंग रोड्स को कंप्लीट करना होगा। चार मीनार के अतराफ पैरेलल रोड्स, रिंग रोड्स, ऑल्टरनेट रोड्स अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। और फिर उसके बाद चार मीनार सिर्फ एक टूरिस्ट का स्पॉट नहीं है, हमारे हैदराबाद की पहचान ही नहीं है, बल्कि चार मीनार मैं कहूंगा कि एक ओल्ड सिटी का इकोनॉमिक जोन भी है। तो आप उस इकोनॉमिक जोन को डिस्टर्ब नहीं करते हुए उनको आप दूसरी जगह पर, जैसे हमने प्रपोज किया था सालारजंग म्यूजियम के सामने 2 ब्रिजेस डालने के लिए, जियो जारी हुआ, लेकिन आज तक उसके ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं हुए, उसका काम शुरू नहीं हुआ है। मैं दरखास्त करूंगा कि जल्द से जल्द आप उस काम को भी कंप्लीट कराइए। लाड़ बाजार का जो एरिया है वहां पे चंडीगढ़ को हमारे एमएलए बलाला साहब गए थे, जाकर देखें। सर, चंडीगढ़ में सुनेरी गुरुद्वारा का जो पैसेज है वो अच्छा हो गया, चांदनी चौक दिल्ली की बदल गई, कैनॉट प्लेस दिल्ली का बदल गया, अब लाड़ बाजार भी अपने बदलने के इंतजार में है। केटी रामाराव साहब ने वादा किया था कि हम करेंगे, जरूर इसको लेंगे, चेंज करेंगे। वादा किया कि पुराने शहर पत्थरगट्टी को इस्तांबुल बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसको लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर चार मीनार की वो खूबसूरती, चार मीनार की वो अजमत को हमको बहाल करना होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के प्रोजेक्ट को लेंगे। और फिर रोड वाइंडिंग के ताल्लुक से मैंने कहा एडिशनल रोड वाइंडिंग की भी तफसीलात यहां पर हैं, इसमें और थोड़े इजाफे हैं, हम इंशाल्लाह वो भी आपको देंगे। और फिर सीपीपी रोड वाइंडिंग वर्ड्स इंक्लूडिंग एसआरडीपी फंडिंग है, मिट्टी का शेर, लाल बाजार जो अल्टरनेट पैरेलल रोड्स मैंने कहा वो भी हैं, लेकिन इसमें और थोड़े से रोड्स हैं, उसको लेना होगा सीपीपी प्रोजेक्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो भी लेंगे। और फिर ट्रैफिक जंक्शंस के ताल्लुक से कई जंक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन वो जंक्शंस को नहीं लिया गया पुराने शहर में। उम्मीद करता हूं कि आप वो जंक्शंस को भी लेंगे। ब्रिजेस, नए पुल के ब्रिज के ताल्लुक से भी मैंने मिनिस्टर साहब से कहा है और मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब से मैंने केटी रामाराव साहब से और एक दरखास्त की थी, वो ये थी
कि 7 टूम्स को अच्छा करें। सर, रेगुलरली आई इंटरेक्ट विद द आगा खान फाउंडेशन पीपल, आई गो, आई विजिट, I have seen also the work which is being taken up by them. I regularly meet them. My colleague Kausar Saab also meets them. They are doing a wonderful work, I would say. We need to appreciate them. And using this opportunity, I want to thank the Aga Khan Foundation for taking up the work of 7 tombs on behalf of myself, my party and the people of Old City. Sir, ये वहां पर और टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। शेखपेट से एक मोनो ट्रेन का भी हमने एक रिक्वेस्ट किया था आपको। और फिर सर, गोलकुंडा डायमंड वाज फेमस सर। तो एक वो डायमंड का एक पैसेज है जो 7 टूम से सीधा जाता है फोर्ट तक। तो वो उस पैसेज में रोड वाइडनिंग थोड़ी सी करनी है, अगर करेंगे तो इंप्रूवमेंट होगा। और 7 टूम्स के सामने डिफेंस की एक लैंड है, अगर लेटर लिखते हैं डिफेंस की वो लैंड अगर दे देते हैं तो दैट कैन बी मेड एज अ पार्किंग लॉट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टूरिज्म। सर, हमारे पास मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में याकुतपुरे में सर वी हैव वो पाएगा टूम्स आर देयर, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। टूरिज्म कैन बी डेवलप्ड देयर, वी नीड टू डेवलप सर। एक काला ताजमहल बोलकर भी एक हमारे पास ओल्ड सिटी में, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये इतने टूरिस्ट के हैं और मैं टूरिज्म मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप टूरिज्म के पैकेज में एक पैकेज लीजिए कि पुराने शहर में ये पूरा, उसके साथ साथ एक टूरिज्म का पैकेज बनाइए। जहांगीर पीरा की दरगाह को लेके जा रहे, बड़े पहाड़ की दरगाह को लेके जा रहे, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी को लेकर आ रहे और नामपल्ली लेकर आ रहे हैं दरगाह यूसुफैन। सर, इफ यू रिमेंबर सर, आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ नामपल्ली दरगाह हजरत यूसुफ बाबा एंड शरीफ बाबा सर। तो सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई सही आपने कहा, हम वो दरगाह यूसुफैन के पास भी डेवलप करेंगे, रोड वाइडनिंग करेंगे और बहुत अच्छी तजवीज है आपकी, यूसुफैन की दरगाह बड़ी है। तो सर, आज तक भी कुछ नहीं हुआ। खैर, मुझे यकीन है कि होगा। आप थोड़ा प्रपोजल बनाइए, एक प्लान बनाइए, जब भी होगा इंशाल्लाह वो काम होगा, हमको यकीन है सर। उसके आगे बढ़ते हुए मैं ये भी कहूंगा आपसे कि नाला वर्क्स के ताल्लुक से आज भी मैंने कहा कि फिरंगी नाला है, वो बहुत जरूरी है वो नाले को लेना। अगर हम फिरंगी नाले को नहीं लेंगे तो जलपल्ली का तालाब या बुरहान चेरू का तालाब, फिर उसके बाद गुरम चेरू ये तालाब, ये सारे फिरंगी नाला बंद होने की वजह से। और इसके लिए मैं ये भी कहूंगा कि मैंने मिनिस्टर साहब को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से 300 करोड़ के एक सीवरेज का एक प्लान आपको बनाकर दिया था, वादा किया आपने उसको मंजूरी देंगे। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप वो सीवरेज के उस प्लान की मंजूरी दे दीजिए। और फिरंगी नाले का भी एक हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इंक्रोचमेंट को मैं हटाऊंगा। आप सैंक्शंस दीजिए, काम कराना मेरी जिम्मेदारी है, हम कराएंगे। मैं और भी दूसरे नाले जो मुर्की नाला के 2-3 जगह पर इनकम्प्लीट है वर्क्स, उसको भी कंप्लीट करने के लिए कहूंगा। वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज के लिए हालिया अरसे में ऐलान हुआ कि शहर के अतराफ में एसटीपी प्लांट्स और पानी की लाइन सीवरेज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास भी देंगे, हमारे ओल्ड सिटी में भी देंगे। ये हमारे पास मोहम्मद नगर नाला, मुर्की नाला है, यहां पर अगर आप देंगे तो पानी सही हो जाएगा और गंदा साफ होकर उन नालों में जा सकता है। फिर गुरम चेरू है, सुरम चेरू है, हमारे पास पल्ले चेरू है, यहां पर भी आप एसटीपी दे सकते हैं। और थोड़े से रिजर्वायर्स के लिए भी हमने अपील की थी, एक बल्लागुड़े में एक और एक रिजर्वायर के लिए मैंने प्रपोजल दिया था। और अनसर्व्ड एरिया जो है वहां पे पानी के लाइंस के लिए भी हमने दरखास्त की थी। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी लेंगे। और फिर ये लाइट के ताल्लुक से भी कहूंगा कि जहां जहां पर भी रोड वाइडनिंग हो गई है सर, वहां पे खंबे आज भी वैसी रखे हुए हैं, सर। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड वाइडनिंग जब होती है तो उसी वक्त वो लाइट के खंभों को हटाना चाहिए। बरसों बरस हो जाते हैं लेकिन वो खंबे नहीं हटते हैं। और मैं हुकूमत का जो प्रोग्राम है, जो एलईडी स्ट्रीट लाइट्स का, उसका भी इस्तेमाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमको भी उसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। और फिर ये 2 बेडरूम हाउसिंग के ताल्लुक से भी कहूंगा कि 2 बेडरूम हाउसिंग आप ले रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमसीएच का म्युनिसिपल का क्वार्टर्स है, वहां पर मैंने जमीन दी थी, वहां पे बनाने के लिए वो कंप्लीट हुए हैं।
बल्लागुड़े में भी जमीन दी है, वहां पर भी कंप्लीट हुआ है। और फिर और पुराने म्युनिसिपल क्वार्टर्स हैं, उस जो नए जो बने हैं, यहां के लोगों को हम वहां पे शिफ्ट कर कर यहां पे नए और एक 900 2 बेडरूम हम ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भी ले लें। और एक मैं आपसे कहूंगा कि JNNURM में, सर JNNURM में इन द ईयर 2004 आई हैड गॉट सैंक्शन ऑफ सम फ्यू हाउसेस बल्लागुड़े में, वो डिलैपिलेटेड कंडीशन में है, बहुत ही डिलैपिलेटेड कंडीशन में है। 10-12 साल हो गए सर, उसको टेकअप करके उसको थोड़ा रिपेयर करके जहां से भी आप फंड्स देते हैं दीजिए। गरीब है वहां पे, बारिश हो रही है, कभी भी कोई जानी नुकसान हो सकता है, तो बल्लागुड़े में मैं उम्मीद करूंगा कि आप देंगे। फलकनुमा के पास भी 2 बेडरूम्स बनाए हैं, वो कंप्लीशन पे है, उसका भी अलॉटमेंट है। और उसके साथ ही साथ मलकपेट में भी कंप्लीट हुआ है, वहां पे भी अलॉट करे हैं। और मेरी पार्टी के जानिब से हमने ये मुतालबा किया था कि मलकपेट में चंचलगुड़ा जेल है या प्रिंटिंग प्रेस है, यहां पर भी आप IT टावर्स ले सकते हैं या फिर आप कुछ और डेवलपमेंट ला सकते हैं। और मेरी पार्टी के जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुतालबा किया गया है। मैं आपसे मुतालबा करूंगा कि हमारी पार्टी ने जो मुतालबा किया है, हमारी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, हम उस पर हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की जो अजमत है उसको बचाते हुए अगर नया इजाफा होता है तो बहुत अच्छा होगा। बस हमको दवाखाना होना है और दवाखाना उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर कीजिए। और उसके साथ ही साथ सर, मक्का मस्जिद के सामने निजामिया तिबी कॉलेज है। मैंने जब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था सर, तो तेलंगाना बनने से पहले 6 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। वो निजामिया तिबी कॉलेज की बिल्डिंग भी आज बिल्कुल कमजोर हो रही है, पानी टपक रहा है, गिर रहे हैं। सर, यूनानी मेडिसिन उर्दू मीडियम का एक ही कोर्स है, खुदारा उसको बचा लीजिए, उसको खत्म होने ना दीजिए। हमारी आपसे यह दरखास्त है। और फिर जो आपने स्वच्छ ऑटो टिप्पर का भी आगाज किया, उसका भी खैर मुकदम करते हैं। फिर आपने जो बिन फ्री हैदराबाद बनाने का जो फैसला लिया है, इस्तेकबाल करते हैं सर। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बिन फ्री करने से लोग जहां चाहे वहां कचरा फेंक रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ मॉनिटर कीजिए, या तो किसी लोगों को लगाइए। कचरा उठ नहीं रहा है, साफ नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर भी जरूर गौर करेंगे। अन्नापूर्णा के ताल्लुक से भी कहूंगा कि अन्नापूर्णा के सेंटर्स पूरे सिटी में अगर आप देखेंगे, मेरे पास पूरा उसका फिगर है। अन्नापूर्णा अगर आप देखेंगे, उसका अगर आप देखते हैं तो 114 सेंटर्स पूरे सिटी में हैं और ओल्ड सिटी में हमारे पास 32 सेंटर्स हैं। टोटल आपके पास ये जो सेंटर्स हैं 146 हैं। 146 में से 114 अदर एरियाज में है, ओल्ड सिटी में 32 है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अन्नापूर्णा के जो सेंटर्स हैं इसको और थोड़ा सा इजाफा करें आप। और इसके लिए स्ट्रीट वेंडर स्कीम जो ओल्ड सिटी में है, जो मैंने आपसे कहा कि जो पैरेलल ब्रिज जो नए पुल पे बनाने का मैंने आपसे मुतालबा किया है। कई वेंडर्स हैं ओल्ड सिटी में, छोटे कारोबार करने वाले, बंडी वाले, गरीब हैं। आप उनको वहां पे 2 ब्रिज के बजाय 3 ब्रिज बनाइए, बनाकर उनको वहां पे लाके दीजिए ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। और नाइट शेल्टर्स, मैं ये कहूंगा कि नाइट शेल्टर्स ओल्ड सिटी में बिल्कुल नहीं है, तो बराए मेहरबानी पुराने शहर में आप वो भी करें। और हेल्थ सर्विसेज के ताल्लुक से आज हेल्थ के ऊपर डिस्कशन था, तो हमने बस्ती दवाखाने जो आपने शुरू किए हैं इसका खैर मुकदम करते हैं, बहुत अच्छा काम है। और इसके साथ ही साथ डायलिसिस के सेंटर्स भी आपने जो दिए हैं ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी हम खैर मुकदम करते हैं। और डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो आप लाने का हुकूमत इरादा रखती है, तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स हमारे बारकस में भी एक बड़ा एरिया हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे डायलिसिस सेंटर और एक डायग्नोस्टिक सेंटर वहां पर लेकर आइए। रियासत नगर में भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर एक दवाखाने में आ सकता है, वहां पर भी लाइए। और मैं आपसे आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में वादा किया, मुझसे कहा कि अकबर साहब मैं फौरन जियो जारी करता हूं और 20 करोड़ रुपया ऐलान करता हूं फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस के लिए।
मैंने कहा कि सीएम साहब वहां पे डिग्री कॉलेज नहीं है, तो सीएम साहब ने कहा डिग्री कॉलेज दे देंगे। सर जियो निकला 20 करोड़ का, डिग्री कॉलेज आ गया सर, लेकिन पैसा नहीं आया, बिल्डिंग नहीं बनी सर। हिंदू अखबार में कल आया था फलकनुमा कैंपस के ताल्लुक से, और हिंदू अखबार ने लिखा कि वहां पे डिग्री का कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। सर ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से मैंने 25 लाख रुपया मेरे ट्रस्ट से देकर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को बनवाया। वहां पर 2 साल तक डिग्री लेक्चरर्स की तनख्वाह मैंने अपने ट्रस्ट से दी है सर। आज ये लॉकडाउन के बाद में सर जो लोगों में जो नौकरियां चले गई, पैसा नहीं है सर। यू वुड बी सरप्राइज सर, इन द एंटायर स्टेट ऑफ तेलंगाना माई कॉन्स्टिट्यूंसी एंड फलकनुमा कैंपस was successful in getting a registration of 4,800 students for junior college, intermediate studies. And more than 3,000 applications have come for the degree courses. Sir, there is no degree college, sir. Sir, when I requested and got a NAC center, when in Congress time in United Andhra Pradesh, I got NAC, National Academy of Construction Center in Old City. They didn't had a building. Sir, that time, I had given them my school building. Today also I am coming forward, sir. If the government agrees, sir, I have 11 schools in my constituency, sir. Sir, I have made one KG to PG campus. The total built up area is 1,80,000 square feet, sir. And 15,000 children are studying. I do not charge them any fees, sir. I do not charge them any fees. If any of my school building can be taken up for the degree college, I am coming forward to give my building. Please take my building till the new building is constructed. Take my building. मैं अपनी इमारत देने तैयार हूं, फर्नीचर देने तैयार हूं, लेकिन फलकनुमा डिग्री और जूनियर कॉलेज में बच्चियों के लिए टॉयलेट भी नहीं है सर, बहुत तकलीफ में है। डिग्री कॉलेज बहुत खराब हालत में, जूनियर कॉलेज खराब हालत में है। बहुत बड़ी जमीन है सर, बहुत अच्छा कैंपस हो सकता है। जब भी बनेगी बिल्डिंग, जब तक उसके करीब में भी मेरे स्कूल्स हैं, थोड़ी दूर पर भी है, अगर आप लेना चाहते हैं मैं अपने स्कूल्स दूंगा ये कॉलेज चलाने के लिए, जब तक बिल्डिंग बनती है। फर्नीचर दूंगा, जितने लेक्चरर्स देते हैं दीजिए, अगर नहीं लेक्चरर्स की भी तनख्वाह भी दियो तो मैं देने तैयार हूं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चियां, मेरे बच्चे पढ़े, अच्छा पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर भी लेगी। बस्ती दवाखाने खोले गए पुराने शहर में, मैं इसका भी इस्तकबाल करता हूं, बहुत अच्छा है, और थोड़े से खुलना है। लेकिन मेट्रो रेल के ताल्लुक से मैं कहूंगा सर, मेट्रो ट्रेन, सर इट वाज मी हु फॉट। इट वाज अ फाइट बिटवीन मी एंड लेट जनार्दन रेड्डी साहब फ्रॉम कांग्रेस फॉर 2 थिंग्स सर। ऑलवेज जनार्दन रेड्डी साहब यूज्ड टू फाइट मोनो ट्रेन and Krishna water, and I used to say metro, and I used to fight, and I also used to fight for Krishna water. सर अब आप बोलिए सर, हैदराबाद में मेट्रो आ गई, पुराने शहर में नहीं आई। The then chief minister told Akbar साहब, you go to Delhi. So on my demand, all the floor leaders had gone to Delhi, sir. We saw the metro train, and then we got the proposal here. Then MITAS, I think, which was earlier it was given to MITAS, वो सत्यम वालों का MITAS था, फिर वो क्रैश हुआ, L&T को दिया। लेकिन आप बोलिए सर, हमारे पुराने शहर में मेट्रो नहीं होना क्या? मेट्रो दौड़ना नहीं, कब आएगी सर? सेकेंड फेज भी आ गया सर। सेकेंड फेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वादा करे थे कि फर्स्ट फेज में आप लेंगे नए पुल से होते हुए और पुराने शहर में जाएगा फलकनुमा तक, और सेकंड फेज में मुझसे वादा करे थे कि अकबर साहब सेकंड फेज में हम मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल से होता हुआ बल्ला गोड़े से लेते हुए पीछे से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाएंगे। सेकंड फेज में भी नहीं है। आप मेट्रो ट्रेन लाइए सर, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। लोग हमको पूछ रहे हैं, जब मैंने एक एलिनेशन का एक ड्राइंग दिया था सर, तो उस वक्त बोले कि अकबर साहब मूसी में से नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या है, मूसा नदी में आज मेट्रो के स्टेशन बन गए। हम एलिनेट करने के लिए ड्राइंग्स और रूट देते हैं तो बोले कि एनवायरमेंट क्लियरेंस होना पड़ता है। हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट क्लियरेंस, और उनको डालना है तो कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है।
ये कैसी नाइंसाफी है बताइए। अरे आप क्यों नहीं लाते मेट्रो ट्रेन को? छोटे मिनी बसेस नहीं है, बसेस नहीं है ओल्ड सिटी में। आज बहुत तंग है ओल्ड सिटी के गलियां। और ओल्ड सिटी में हमने मुतालबा किया था कि चंचलगुड़े में भी कैंपस है डिग्री कॉलेज का, वहां पर भी लाने के लिए, बलाला साहब के एरिया में हमने रिक्वेस्ट की थी कि कारवान में भी लाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। सर बाजार घाट में हाई स्कूल है, वो भी कैंपस के डेवलपमेंट के लिए हमने कहा, आज तक वो बाजार घाट नहीं लिया। एंड टू द सरप्राइज ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस सर, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज वो डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी नहीं है। आईटीआई बहादुरपुरे में है, कॉन्स्टिट्यूंसी में बहादुरपुरे में आईटीआई की जमीन है, वहां पे रमनसपुरे में, वहां पे आप एक जूनियर फिनिशिंग सर डिग्री एंड जूनियर कॉलेज ले सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लीजिए सर। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज होना उनको, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे यकीन है कि हमारे पास से भी जरूर और काबिल बच्चे निकल सकते हैं, बच्चियां निकल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि करेंगे। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम किया गया, आज फंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, और कुली कुतुब शाह की मीटिंग बुलाइए, कुछ फंड्स दीजिए पुराने शहर की तरक्की के लिए। और फिर मौजमजाई मार्केट का आपने काम किया, हम इसके लिए मुबारकबादी देते हैं। मीर आलम मंडी को डेवलप करने का हमने प्रपोजल दिया है, उसका वो भी प्रपोजल पेंडिंग है, आप उसको मंजूर दीजिए। मीर आलम टैंक के ताल्लुक से आपने तफसीलात रखी हैं, आज ऐवान में भी कहा है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर हेरिटेज जो है हमारा हेरिटेज, उसको बचाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे हेरिटेज को भी बचाएंगे, और जो भी बातें हमने इस ऐवान में रखी हैं, मैंने कोशिश की है कि सारे मसाइल को रखने की। हो सकता है कि कुछ भूल गया हूं, तो इंशाल्लाह अगर आप कोई मीटिंग बुलाते हैं तो इंशाल्लाह जरूर मैं आपके सामने रखूंगा। मगर यह कहते हुए रुखसत होता हूं कि वो पुराना शहर जिसको ये कहा जाता है कि यहां ये मोतियों का शहर है, ये हीरे का शहर है, ये पुराना शहर आज मुंतजर है अपनी तरक्की के लिए, मुंतजिर है अपनी खुशहाली को देखने के लिए। पुराना शहर मुंतजिर है स्काईवेज को देखने के लिए, पुराना शहर मुंतजिर है हाईटेक सिटी की तरह टावर्स को देखने के लिए, पुराना शहर मुंतजिर है मूसा नदी की गंदगी के खात्मे को देखने के लिए, पुराना शहर मुंतजिर है नया उस्मानिया हॉस्पिटल देखने के लिए, पुराना शहर मुंतजिर है निजामिया तिबी कॉलेज की अजमत को बहाल होते हुए देखने के लिए, पुराना शहर मुंतजिर है मक्का मस्जिद के काम जो तामीर का खत्म होने पर, पुराना शहर मुंतजिर है कि आप जरूर पुराने शहर को बना देंगे इस्तांबुल, और बना देंगे खूबसूरत और खुशहाली लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर्स में भी जो जो इश्यूज मैंने उठाए हैं, उन इश्यूज पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करते हुए बराबर जवाब देगी और जरूरी इकदाम उठाएगी। मैं स्पीकर साहब आपका ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने मुझे इतना वक्त दिया है। आप हमारे मसाइल को रखने के लिए आपका शुक्रिया, ऐवान के सारे अराकीन का शुक्रिया, हमारे मिनिस्टर साहब का, महमूद अली साहब का शुक्रिया। हम महमूद अली साहब को देखकर फख्र करते हैं कि हमारा एक भाई इस मुकाम पर पहुंचा है, और इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं कि महमूद भाई भी हमको फख्र करवाएंगे पुराने शहर और मुसलमानों के डेवलपमेंट के जरिए। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।